सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने बयानों को लेकर एक बार फिर से यू टर्न मारा है, लेकिन ये यू टर्न भी कहीं ना कहीं मिसफायर होता हुआ दिख रहा है। जी हां, हाल ही में खबर आई कि 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे युवाओं पर जबरदस्त लाठीचार्ज किया, बुरी तरह से मारा पीटा। इस मामले को लेकर एक वकील ने जब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने बात रखने का प्रयास किया तो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि मेरा टाइम बर्बाद मत करो, अपना भी समय बचाओ। कहा गया कि हुजूर वीडियो देख लीजिए किस तरह पुलिस वाले मार रहे हैं, तो कहते हैं कि मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जब ये बात सामने आई तो हर तरफ सवाल उठने लगे कि ये कैसा सुप्रीम कोर्ट, ये कैसे चीफ जस्टिस जिनके पास देश के युवाओं के मामले पर सुनवाई के लिए समय नहीं है। अब इस बात का खंडन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि मेरे सामने कोई पीआईएल ही नहीं आई थी। इनका कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स पूरी तरह से गलत है। जो लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस एक्शन को चुनौती देने वाली पिटीशन को लिस्ट करने से मैंने मना कर दिया था, यह खबर पूरी तरह से आधारहीन है। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने कोई रिट पिटीशन फाइल ही नहीं किया था। आगे चीफ जस्टिस ने एक बात कहा है कि मेरे सामने जो आया था वो केवल एक वकील द्वारा भेजा हुआ लेटर रिप्रेजेंटेशन था। ध्यान से सुनिए, इनका कहना है कि मेरे सामने पुलिसिया कार्रवाई के बारे में जो आया था वो केवल और केवल एक वकील द्वारा दिया गया लेटर रिप्रेजेंटेशन था, न कि कोर्ट में पेश की गई कोई याचिका। चीफ जस्टिस कहते हैं कि बिना किसी फॉर्मल फाइलिंग के सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन को रिट पिटीशन नहीं माना जा सकता। इन्होंने मीडिया रिपोर्टिंग पर भी चिंता जताया है, इसे गैर जिम्मेदार या लापरवाही भरा बताया है। कहते हैं कि सुबह 10 बजे तक कोई भी ऐसी याचिका दायर नहीं की गई थी। एक रिप्रेजेंटेशन था जिसे किसी मिश्रा नाम के वकील ने भेजा था। मैं रिप्रेजेंटेशन को रिट पिटीशन कैसे मान सकता हूं, कैसे माना जा सकता है? और लोग लापरवाही से इसकी रिपोर्टिंग करने लगते हैं। इतनी सारी बातें, तमाम विवाद होने के बाद, सवाल उठने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम के एक मामले पर सुनवाई कर रहे थे हुजूर, उस दौरान पुरानी टिप्पणी पर जवाब दिए। मगर सवाल यह है कि चीफ जस्टिस ने जो जवाब दिया है क्या वो सच में जवाब है, क्या वो सफाई है? और इन्होंने जो बात कहा है कि एक लेटर रिप्रेजेंटेशन को मैं याचिका कैसे मान सकता हूं या कैसे माना जा सकता है, क्या यह बात सही है? तो आइए इस पूरे मामले का पोस्टमार्टम करते हैं और एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि अपने पुराने बयानों पर हुजूर ने जो सफाई दिया है क्या वो सफाई है, क्या वो और ज्यादा विवाद पैदा करने वाला नहीं है, क्या ये सफाई भी सवालों के घेरे में? ठीक वैसे ही जैसे पिछले दिनों कथित रूप से बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बुलाया, परजीवी बुलाया, फिर कहते हैं कि हमने तो फर्जी डिग्री वालों को कहा था, बेरोजगार युवाओं को नहीं कहा था। हालांकि उस दिन उन्होंने ये नहीं दोहराया कि कॉकरोच कहा था, क्योंकि सवाल ये भी है कि लोग फर्जी डिग्री ले क्यों रहे हैं? क्या उसमें भी उनकी कुछ समस्याएं हैं, मजबूरी है? असल में जो डिग्री लिया है उससे रोजगार मिलता नहीं, काम नहीं मिलता। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि डिग्री तो कथित रूप से प्रधानमंत्री की भी फर्जी बताई जाती है, तो क्या उनको भी कॉकरोच बुलाइएगा? बहरहाल अभी हम बात सिर्फ चीफ जस्टिस की करेंगे। इसके अलावा चर्चा ये भी करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अंतरिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट के बिना पहले से इजाजत के कोर्ट की सुनवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड और शेयर करने पर रोक लगा दिया गया है। यह मामला कितना गंभीर है इसे भी समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक टकटकी लगाकर सुनते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से, यही नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसे दबा दीजिए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर लोग क्यों कह रहे हैं कि जनता से चीजों को छुपाने के लिए ऐसा आदेश दिया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या चल रहा है, कैसे सुनवाई हो रही है, जज लोगों का रवैया कैसा है, वकील क्या कर रहे हैं, व्यवस्था कैसे चल रही है? दरअसल लाइव स्ट्रीम और वीडियो सर्कुलेशन को लेकर एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में गई है, उसकी सुनवाई भी चीफ जस्टिस की बेंच ने किया। इसे और भी गौर से सुनिएगा। आप अक्सर देखते होंगे हमारे देश में नेता लोग पहले कोई भी उल जलूल बयान दे देते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ के पेश किया। हालांकि ये बातें अब तक नेताओं की जबान से निकलती थी, अन्य लोगों की जबान से निकलती थी। शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब चीफ जस्टिस को ये बातें कहनी पड़ रही हैं। पिछले दिनों कॉकरोच वाला बयान देने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने ऐसी बात कहा और अब युवाओं के मामले पर भी वैसे ही बात कहनी पड़ रही है। 20 तारीख को प्रदर्शन करने वाले युवाओं के खिलाफ पुलिस ने कैसा रवैया अपनाया, कितना मारा पीटा, ये सब हम लोग देख चुके हैं। इसे लेकर एक वकील चीफ जस्टिस के पास जाते हैं कोई लेटर रिप्रेजेंटेशन लेकर और कहते हैं कि पुलिस ने बहुत ही बर्बर कार्रवाई किया है। सीजीआई ने साफ साफ कह दिया कि हमारा समय बर्बाद मत करो, अपना भी समय बर्बाद मत करो। कहा गया कि पुलिसिया एक्शन की वीडियो देख लीजिए हुजूर, तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास देखने का टाइम नहीं है। जब चारों तरफ चर्चा होने लगी, विवाद होने लगा, सवाल होने लगा, तो आज कह रहे हैं कि हमारी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। लोग कह रहे हैं कि याचिका नहीं स्वीकार हुई, लेकिन याचिका तो थी ही नहीं। और चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं बिना
बिना किसी फॉर्मल फाइलिंग के सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन को रिट पिटीशन नहीं मान सकता या फिर नहीं माना जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं पर पैदा होता है कि क्या एक लेटर रिप्रेजेंटेशन को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले का संज्ञान नहीं ले सकता? चीफ जस्टिस ने आज जो तर्क दिया, क्या वो एकदम सटीक है? इसे लेकर मैंने जो छानबीन किया, जांचने समझने का प्रयास किया, उसमें निकलता है कि चीफ जस्टिस की ये तर्क कहीं ना कहीं पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी पत्र, किसी पोस्ट कार्ड, किसी टेलीग्राम, किसी विश्वसनीय समाचार रिपोर्ट को भी रिट याचिका के रूप में, पीआईएल के रूप में स्वीकार कर सकता है। कानून की भाषा में इसे एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है, हिंदी में पत्र न्यायाधिकार, और इतिहास में इसके कई उदाहरण उपलब्ध हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट के राय जी से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस देश में एक पोस्ट कार्ड के पहुंचते ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और बड़ा फैसला दिया, ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने क्या कुछ कहा था, नहीं देखे हैं तो ये वाली वीडियो सुन लीजिए, दिमाग खुल जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मामला सार्वजनिक महत्व का है, मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन का है, पीड़ित गरीब है, कैदी है, मजदूर है, बच्चा है या ऐसा वर्ग है जो स्वयं अदालत न पहुंच सके, मामला महत्वपूर्ण है, प्रथम दृष्टया विश्वसनीय है, व्यक्तिगत दुश्मनी या निजी लाभ के लिए नहीं है, यानी सार्वजनिक महत्व का है, कोई भी मामला है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया एक छोटा सा लेटर भी पीआईएल के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और यहां तो बाकायदा वकील लेटर लेके गए थे। हाँ, यह माना जा सकता है कि वकील की तरफ से कोई कमी रही होगी, कोई गलती रही होगी। बहुत सारे वकील अत्यंत जल्दबाजी में कहीं कहीं छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, कभी बड़ी भी कर देते हैं। आज की तारीख में बहुत सारे वकीलों को सोशल मीडिया पर छाए रहने की बीमारी भी लग गई है। वो चीजों को कायदे से, तथ्यपरक ढंग से जांचते, पढ़ते, लिखते नहीं, बिना रिसर्च के ही इस दौड़ में लगे रहते हैं कि किसी मामले पर हम कितनी जल्दी अपना चेहरा चमका लें, हीरो बन जाए। मगर मसला यहां पर वो नहीं है। यहां मसला यह है कि क्या एक लेटर रिप्रेजेंटेशन को याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता? इसका जवाब है कि बिल्कुल स्वीकार किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने जो कहा है कि सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन को रिट पिटीशन नहीं माना जा सकता, या फिर कैसे मान सकते हैं, यह बात पूरी तरह से दुरुस्त नजर नहीं आती है, कहीं ना कहीं गलत नजर आती है। आपको बता दें कि सुनील बत्रा केस में एक कैदी ने दूसरे कैदी पर जेल में यातना की शिकायत भेजी और इसे रिट माना गया। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स केस में मजदूरों के अधिकारों और श्रम कानून का उल्लंघन का मामला देखा गया। उपेंद्र बख्शी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी केस में आश्रय केंद्र के भीतर महिलाओं की अमानवीय दशा पर लेटर भेजा गया था, सुनवाई हुई। शीला बरसे केस में महिला बंदियों के साथ पुलिस हिरासत में हिंसा को लेकर पत्रकार ने शिकायती पत्र भेजा, कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई। बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस में कितना फेमस हुआ था ये। फरीदाबाद की पत्थर खदानों में बंधुआ मजदूरी चल रही थी, एक पत्र के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची और अनुच्छेद 32 की याचिका बन गया। लीलावती बेहरा वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा में एक बेटे की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, मां ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा दिलवाया। इस तरह के तमाम उदाहरण हैं, जब कभी पोस्ट कार्ड तो कभी एक पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के रूप में स्वीकार किया है और बेहद महत्वपूर्ण फैसले दिए। बंधुआ मजदूरी वाला मामला ही कितना बड़ा बन गया था। और यहां तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने तमाम वीडियो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने देखने से मना कर दिया। एक वकील डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन लेकर पहुंचे थे, लेकिन कहने लगे कि समय बर्बाद मत करो। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय चीफ जस्टिस, जिस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का प्रोटेस्ट है, उस वक्त में आपको एक पत्र की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। याचिका तो बहुत दूर की बात है, आपके पास अनुच्छेद 142 की ताकत है। यदि आपके भीतर देश के युवाओं को लेकर रत्ती भर भी चिंता होती, रत्ती भर भी संवेदनशीलता होती, तो आप पहले से ही स्वतः संज्ञान ले चुके होते। जिस वक्त पूरे देश में युवाओं का गुस्सा फूट रहा हो, सरकारें उनकी आवाज का दमन करना चाहती हो, दुनिया भर में जेन जी प्रोटेस्ट की चर्चा हो रही हो, उस दौर में आपको पीआईएल का इंतजार क्यों करना है? आखिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप किस लिए उस पद पर बैठे हैं? हर महीने करोड़ों रुपए आपकी व्यवस्था पर क्यों खर्च होते हैं? स्वतः संज्ञान की शक्ति आपको क्यों दी गई है? इसीलिए ना कि आप किसी सार्वजनिक महत्व के मामले पर याचिका का इंतजार न करें, खुद ही संज्ञान लें। विश्वसनीय अखबारों की खबरों के आधार पर भी स्वतः संज्ञान हो जाता है, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जो काम खुद से करना चाहिए था वो तो किया नहीं। उल्टे जब एक वकील आपके सामने पहुंचते हैं मामले को सुनने के लिए, तो आप कहते हैं कि मेरा समय बर्बाद मत करो। और अब अपने उस विवादित बयान को कहीं ना कहीं सही ठहराने के लिए कह रहे हैं कि एक पत्र को, एक रिप्रेजेंटेशन को मैं पिटीशन कैसे मान सकता हूं, कैसे माना जा सकता है? जबकि अभी मैंने कितने सारे मामले याद दिला दिए, ढूंढेंगे तो और भी बहुत सारे मिलेंगे। और तो और माननीय चीफ जस्टिस, यदि आपको वकील के रिप्रेजेंटेशन लेटर में कोई कमी दिख रही थी तो आप कह सकते थे कि जाओ कायदे से पिटीशन तैयार करके लाओ। आप उन्हें सुझाव दे सकते थे कि क्या तरीका सही होगा। मैंने तमाम जजों को देखा है जो वकीलों को भरी कोर्ट में सिखाते हैं
बताते हैं, यही उनका धर्म है। माना कि आपने स्वतः संज्ञान नहीं लिया, मगर फिर भी जब वकील आपके सामने गए तो आप उन्हें अपने अनुसार सटीक रास्ता तो दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा भी नहीं किया। आपने कह दिया कि मेरा समय बर्बाद मत करो, मैं वीडियो नहीं देखूंगा, ऐसी वीडियो में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये बातें आपकी कौन सी भावना का घोतक है? ये बातें आपके बारे में, आपकी विचारधारा के बारे में, आप युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या दर्शाती हैं? एक बार नहीं, कई बार आपने देश के युवाओं को इस तरीके से कथित रूप से जलील करने का प्रयास किया है। पिछले दिनों एक प्रोफेसर के मामले में आपने यहां तक कह दिया कि ऐसी ऐसी बातों को हमें कैसे डील करना है पता है। एक बार नहीं, इस तरह की कई बार धमकियां आप दे चुके हैं, आपके माध्यम से निकल चुकी हैं। एक बार तो संभवतः आपने ऑर्डर में लिख दिया कि हमें डील करना आता है ऐसी चीजों से। ठीक है, आता है, अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ डील करिए। आप इस बात को स्वीकार करें ना करें, लेकिन तमाम मामलों में आपने दिखा दिया है कि देश के आम जनमानस, देश के कार्यकर्ताओं, युवाओं, पत्रकारों, आरटीआई एक्टिविस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं। सवाल यह भी है कि इस तरह की कोई भी बात सत्ताधारियों के बारे में आपकी जबान से क्यों नहीं निकलती? क्या इसलिए नहीं निकलती क्योंकि आपको सत्ता का हलवा पूड़ी बहुत पसंद है? क्या यही माना जाए? सरकार के तमाम असंवैधानिक कार्यों पर भी आप या तो मुहर लगा देते हैं या फिर उनको टालते रहते हैं। एसआईआर से लेकर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तक हमने सब देखा है, सारा रिकॉर्ड है, और इन सब से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट लाभ मिलता है। अब इसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यूं ही लोग नहीं कह रहे कि अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए, इतना तो कर सकते हैं। कुर्सी पर जो रहेगा वो करेगा, नहीं करना होगा तो वो भी चला जाएगा। अब ये खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिना पहले से इजाजत के कोर्ट की सुनवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करने और शेयर करने पर रोक लगा दिया है। एक अंतरिम आदेश देते हुए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की पहले से इजाजत के बिना किसी भी प्लेटफॉर्म पर न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग निकालना, एडिट करना, फैलाना, दोबारा पोस्ट करना, अपलोड करना या मोनेटाइज करने पर रोक लगा दिया है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने एक अंतरिम आदेश दिया है कि अब यह सब कुछ नहीं हो सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस अंतरिम आदेश से कोर्ट की कार्यवाही की न्यूज रिपोर्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कोर्ट की न्यूज रिपोर्टिंग चलती रहेगी। ऑडियो और वीडियो को यूज करना, उसे दिखाना, एडिट करना, मोनेटाइज करना, इन सब को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइन की मांग की याचिका लगाया गया था। कहा गया था कि वीडियो को बिना किसी संदर्भ के सर्कुलेशन करने से कोर्ट की गरिमा घट रही है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में लोगों का भरोसा कम हो रहा है। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने साफ किया कि उन्हें कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही एडिटेड क्लिप्स के गलत इस्तेमाल पर चिंता है। जस्टिस जयमाल्या बागची ने कहा कि उन्हें लाइव स्ट्रीम पर दोबारा सोचने की जरूरत है और कहा कि इसे नॉर्मल की बजाय एक्सेप्शन होना चाहिए। डिजिटल स्पेस में डाटा को रेगुलेट करना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, इसलिए हमें लिमिटेड एक्सेस करना चाहिए और इसके लिए लाइव स्ट्रीमिंग पर ही रोक लगानी चाहिए। यह कोर्ट का 24 घंटे वाला एंटरटेनमेंट चैनल नहीं हो सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि मान लीजिए कि आप मुझसे कुछ कह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, और मैं जवाब दे रहा हूं। एआई टूल्स उपलब्ध है, एक ही तरह के लिप मूवमेंट से मेरे और आपके शब्दों में हमारी आवाज में बदलाव किया जा सकता है। लाइव स्ट्रीम के क्लिप को चुन चुनकर निकाला जाता है, एक खास कहानी दी जाती है जिससे कार्यवाही को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता है। हालांकि यहाँ एक सवाल यह भी पैदा होता है कि एआई के जमाने में अदालत की वीडियो की जरूरत भी कहां है? जिसको झूठ ही फैलाना होगा वो पूरा पूरा एआई का फर्जी वीडियो भी बना सकता है। चीफ जस्टिस भी इस बात से सहमत थे कि गलत रिपोर्टिंग से होने वाली गलत जानकारी एक चिंता का विषय है। प्रिंट मीडिया में भी कुछ बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। सीजीआई ने कहा कि जो बात मैंने कभी कहा ही नहीं वो भी लोगों ने मुझ पर थोप दिया। तो कुल मिलाकर पिछले दिनों देश के जाने माने कार्यकर्ता और एडवोकेट अरुण अग्रवाल जी जो बात मुझसे कह रहे थे कि अंबुज देखिए, हो सकता है जल्द ही लाइव स्ट्रीमिंग पर भी रोक लगा दी जाए, क्योंकि उससे बहुत सारे सबूत जनता के सामने आ जाते हैं। जैसे कॉकरोच वाले बयान को ही ले लीजिए, बाद में हुजूर ने खंडन किया, लेकिन चूंकि वीडियो उपलब्ध थी तो फिर खंडन कायदे से हो नहीं पाया। यदि वीडियो नहीं होगी तो खंडन आसानी से हो जाएगा। यानी सुधार की आवश्यकता कहीं दूसरी जगह है, मगर अमृतकाल कहीं और लगाया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे अमृतकाल में विसल ब्लोअर को ही सजा मिलती है, जो गलत के खिलाफ आवाज उठाता है उसे ही दबा दिया जाता है। कुछ वैसा ही सीन यहां भी नजर आ रहा है। राम मंदिर को ही याद करिए, जिन लोगों ने चोरी के खिलाफ शिकायत की, आवाज उठाया, उन्हें ही किनारे लगा दिया गया। बाकी आप लोग इस अमृतकाल का जबरदस्त आनंद लेते रहिए। कहा जाता है कि लोकतंत्र में चर्चा करने से, सवाल करने से सुधार होता है, लेकिन यहाँ कहानी दूसरे मोड़ लेती जा रही है। सुधार की बात न हो इसलिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और सीधे सीधे अब तो चीफ जस्टिस ऐसे तर्क देने लगे हैं जो कि आधारहीन नजर आते हैं। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है।